हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इरोटेरिया के बुक है जिसमें जीके जीएस 7500 प्लस जीके दिए गए है, उसका सेट नंबर 32। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो ये अधिनियम हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसी अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के गठन किया गया था। कब? तो 1926 में। और वही कहेगा कि संघ लोक सेवा आयोग के गठन कब किया गया था? 1950 में। अधिनियम हो जाएगा 1935। केवल लोक सेवा आयोग के गठन कहेगा तो अधिनियम 1919 के तहत 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के गठन अधिनियम 1935-1950 में किया गया था। आगे देखेंगे, आगे इसमें हो जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1909 को क्या कहते हैं? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसे कहा जाता है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत ये हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। और इसी अधिनियम के तहत बजट पर बहस का शक्ति प्रदान किया गया था। आगे देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय संविधान में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो ये किसमें है? तो सर्वोच्च न्यायालय में है। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय संविधान में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के जो प्रावधान है ये सर्वोच्च न्यायालय में है। और इसका नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश करते हैं राष्ट्रपति के सहमति पे। भारत के जो तटस्थ न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे ये मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और किसके सलाह पे? तो राष्ट्रपति के सलाह पे। और 21वें तो सर्वोच्च न्यायालय में। 3 नंबर हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? तो ये कराया जाता है अनुच्छेद 275 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? अनुच्छेद 275 के तहत। अनुच्छेद 280 में क्या है? तो वित्त आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। और राज्य में वित्त आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 243 के आई में किया गया है। आगे हो जाएगा 4 नंबर, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? यानी कि जीएसटी से कौन सा अधिनियम संबंधित है? तो ये हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये जीएसटी से संबंधित है। और ये हुआ था कब? 2016 में। भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 में। और लागू करने वाला पहला राज्य कहेगा तो असम हो जाएगा। पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया तो ये हो जाएगा फ्रांस। और कब लागू किया था? तो 1954 में। भारत जीएसटी लागू करने वाला जो देश है इसका क्रम हो जाएगा 161वां। भारत में जो जीएसटी लागू है ये कहेगा किस देश के मॉडल पे लागू है? तो कनाडा देश के मॉडल पे भारत में जीएसटी लागू है। जो 100वां संविधान संशोधन है ये संबंधित है भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से। और ये कब हुआ था? तो 2015 में। 101वां संविधान संशोधन कहेगा तो जीएसटी हो जाएगा। और 102वां संविधान संशोधन ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर है, लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो केवल एक बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। और ये कब हुआ था? तो 1975 में बढ़ाया गया था, जब आपातकाल लागू हुआ था तब। और 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था ये लागू हुआ था आंतरिक अशांति के कारण। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कहेगा तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। एक ही बार आंतरिक अशांति के कारण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है 1975 में। और उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो राज्यसभा के विशिष्ट क्षेत्राधिकार हो जाएगा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। नए राज्य के निर्माण कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं संसद।
और जो युद्ध की घोषणा कौन कर सकते हैं भारत में, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 है ये संबंधित है किससे, तो वित्तीय आपातकाल से, और ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो भारत में जो न्यायिक सक्रियता संबंधित है ये संबंधित है जनहित याचिका से। और भारत में जनहित याचिका के जनक किसे कहते हैं, तो PN भगवती को भारत में जनहित याचिका के जनक कहते हैं। 8 नंबर हो जाएगा, संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। राज्य सूची में पहले कितनी विषय था, तो पहले था 66। वर्तमान में कहेगा राज्य सूची में कितनी विषय है, तो वर्तमान में हो जाएगा 61। तीनों सूची का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तीनों सूची का उल्लेख मिलता है 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 52 है। केंद्र सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्य सूची के विषय पे कौन कहेगा नियम बना सकता है, तो राज्य सरकार। और केंद्र सूची के विषय पे कौन बना सकता है, केंद्र सरकार। और समवर्ती सूची में जो विषय आता है उस पे दोनों के अधिकार रहता है, राज्य और केंद्र सरकार के दोनों का। आगे देख लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये सही है। यह भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, ये भी सही है। इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन के अनुसार भारत के महान्यवादी के संबंध में सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत के महान्यवादी की जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, अनुच्छेद कहेगा तो 76 के तहत करेंगे। और इनका कार्यकाल कहेगा तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न के अनुसार रहते हैं। 10 नंबर हो जाएगा, जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो जलांगी नदी ये सहायक नदी है हुगली नदी का। और हुगली कहेगा किसकी सहायक नदी है, तो हुगली हो जाएगा गंगा की सहायक नदी। जो जलांगी नदी है ये हुगली की सहायक नदी है और हुगली हो जाएगा गंगा की सहायक नदी। बैगई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो ये हो जाएगा मदुरई। इडुक्की परियोजना किस राज्य में है, तो इडुक्की परियोजना केरल में है। और किस नदी पे, तो पेरियार नदी पे। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है जिसे 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये कह रहा है कि किससे होकर गुजरती है, तो आर्कटिक सागर हो जाएगा, चुक्की सागर हो जाएगा और बेरिंग सागर हो जाएगा। ये तीनों से होकर गुजरती है। वही क्वेश्चन कह देगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है किसके समानांतर है, तो ये बेरिंग सागर के समानांतर है। 12 नंबर देखेंगे, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा किलाउ ज्वालामुखी। और ये कहाँ पे है, तो ये हवाई द्वीप पर स्थित है अमेरिका में। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को। और ये भी हवाई द्वीप पर स्थित है और ये भी अमेरिका में है। स्ट्रम्बोली और किलाउ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप पर अमेरिका में स्थित है। और स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। जो एटना ज्वालामुखी है किस देश में है, तो इटली में है। और कोलिमा ज्वालामुखी कहेगा तो ये स्थित है मैक्सिको देश में। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 13 नंबर में निम्नलिखित को मिलान कीजिए, इसमें झरने हैं और संबंधित देश है। तुगेला झरना किस देश में स्थित है, तुगेला झरना दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तुगेला झरना जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इम्बिल्ला झरना कहेगा तो पेरू में है। इम्बिल्ला झरना कहाँ पे है, तो पेरू में। ब्राउन फॉल्स ये किस देश में है, न्यूजीलैंड में। कहाँ पे है, तो न्यूजीलैंड में। हैरिसन बेसिन फॉल्स किस देश में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहेगा तो बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन है,
बौना ग्रह सेरेस किसके मध्य स्थित है? बौना ग्रह सेरेस है और ये किसके मध्य स्थित है? तो ये स्थित है बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच। और क्षुद्र ग्रह भी, क्षुद्र जो ग्रह होते हैं ये बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच ही स्थित होते हैं। यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है और इसका खोज किए थे विलियम हर्शल 1781 में। वरुण जिसे नेपच्यून कहते हैं, इंग्लिश में नेपच्यून पे मीथेन गैस उपलब्ध है और इसका खोज हुआ था 1846 में। कौन किए थे? तो जोहान गैले किए थे। साइरस जो है, साइरस क्या है? तो ये सबसे चमकीला तारा है। और सेरेस क्या है? तो ये सेरेस बौना ग्रह है। और साइरस क्या है? तो ये सबसे चमकीला तारा हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का जो कारण है ये हो जाएगा विशाल महासागरीय विस्तार। विशाल महासागरीय विस्तार। जो अंटार्कटिका है, यहाँ पे भारत ने अपनी पहली शोध केंद्र खोला था। कब? तो पहली शोध केंद्र खोला था 1983 में, जिसका नाम दिया गया था दक्षिण गंगोत्री। दूसरा अपना शोध केंद्र कब खोला था? तो 1988-89 में खोला था और इसका नाम दिया गया था मैत्री। और तीसरा भारत शोध केंद्र कब खोला था? तो 2012 में खोला, जिसका नाम दिया गया भारती। और ये सब शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका पे। यहाँ पर 90% से अधिक क्या है? तो बर्फ है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर हो जाएगा, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? जलवायु से सर्वाधिक कौन सी प्रभावित होती है? तो इसमें हो जाएगा कृषि। ऑप्शन हो जाएगा बी। कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग हो जाएगा ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जो सेवा है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 17 नंबर हो जाएगा, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? जो वृष्टि छाया प्रभाव है कर किससे संबंधित है? तो पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। वृष्टि छाया प्रभाव पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। संवहनीय वर्षा सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे होता है? तो ये होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर हो जाएगा, निम्न में किसे मोलोसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किसे मोलोसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन हो जाएगा बी। मिजोरम में ही फांगपुई की पहाड़ी स्थित है, जिसे नीली पहाड़ी भी कहते हैं। मिजोरम में ही फांगपुई की पहाड़ी स्थित है, जिसका अन्य नाम कहेगा तो नीली पहाड़ी भी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना जो है किस राज्य ने चालू किया है? तो मणिपुर। हॉर्नबिल जो त्यौहार है ये किस राज्य का त्यौहार है? तो ये है नागालैंड का। 19 नंबर हो जाएगा, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जो रूर कोयला क्षेत्र है ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है जर्मनी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। और जर्मनी में ही काला वन स्थित है। वही काला पर्वत कहेगा तो स्थित है भूटान में। काला वन जर्मनी में स्थित है और काला पर्वत भूटान में स्थित है। और प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र भी ये भी जर्मनी में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भारत के रूर कहेगा तो छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। भारत के रूर छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं और डूबते सूर्य के देश किसे कहते हैं? तो ब्रिटेन को। 20 नंबर हो जाएगा, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। हड़प्पा ये खोजा गया सबसे पुराना शहर है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम शाह ने 1921 में। रोपण जो है ये सतलज नदी के किनारे बसा है। मिट्टी का हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बनवाली से और ये किस राज्य में है? तो हरियाणा में। डाकवाड़ हड़प्पा सभ्यता के डाकवाड़ कहाँ पे स्थित था? तो लोथल में स्थित था, जो कि गुजरात में लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन जो है
असत्य है। तो देखते हैं, इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, जो कि यही गलत है। इस काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। और अब ऑप्शन देख लेते हैं, इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, ये सही है। यह समाज पितृसत्तात्मक था, तो ये सही है। ये जो समाज था पितृसत्तात्मक था। बी और सी सही है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए गलत है। ऋग वैदिक काल के कहेगा कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। वही उत्तर वैदिक काल के कार्यकाल कहेगा तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। आर्य जो लोग थे ये वैदिक काल में ही भारत आए थे, यानी इनका उदय जो हुआ था ये हुआ था वैदिक काल में ही। आर्य की जो भाषा क्या था, तो आर्य की भाषा हो जाएगा संस्कृत। और आर्य जो लोग थे पेय पदार्थ के रूप में किसका यूज करते थे, तो सोमरस का। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी हो जाएंगे उनके दामाद ये हो जाएंगे जमाली। उनके दामाद थे जमाली। जो भगवान महावीर थे ये विश्वास करते थे किसमें, तो पुनः जन्म तथा कर्मवाद में ये विश्वास करते थे। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। प्रथम कहेगा जैन भिक्षु कौन थी, तो प्रथम जैन भिक्षु थी चंपा। 23 नंबर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां से कहां जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरा पथ था। निम्नलिखित में से कहां जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरा पथ था, तो ये हो जाएगा तक्षशिला से राजगिरी तक। तक्षशिला से राजगिरी तक। कहेगा पहला विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी थी। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, तराइन की प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति था स्कंद। पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध जीते थे और किसे हरा के जीते थे, तो ये जीते थे मोहम्मद गोरी को हराकर तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में। और पृथ्वीराज चौहान को जब तराइन के दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरा में हार गए थे। गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएंगे, तो गीत गोविंद के लेखक ये हो जाएंगे जय सिंह, जो कि लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। 25 नंबर हो जाएगा, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था, तो ये हुआ था औरंगजेब के समय। इनका उपनाम कहेगा तो इन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता था। अन्ना सिक्का किसने चलवाया था, तो अन्ना सिक्का शाहजहां ने चलवाया था। 16 कुल की नीति किसने अपनाई थी, 16 कुल की नीति अपनाए थे अकबर ने। अकबर के शासनकाल को मुगल काल के स्वर्णकाल कहा जाता है। न्याय की जंजीर की स्थापना किसने की, न्याय की जंजीर की स्थापना किए थे जहांगीर। और इन्होंने इनका जो दो अस्पा और सिंह अस्पा है, दो अस्पा और सिंह अस्पा शब्द के संबंध कहेगा तो जहांगीर से ही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था। 26 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था, तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। श्वेत विद्रोह 2 गवर्नर के कार्यकाल में देता है। श्वेत विद्रोह एक तो देता है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में और एक होता है रिपन के कार्यकाल में। और सेट में जो देता है, सेट में हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही देता है। और नेट पे सर्च कीजिएगा तो कैनिंग होगा, लेकिन जो ऑप्शन दिया है इसमें से कोई नहीं होगा। तो जो श्वेत विद्रोह कहेगा किसके शासनकाल में हुआ था, तो रिपन मारिएगा या कैनिंग मारिएगा। पहला जो बंगाल में या भारत में कहिएगा द्वैध शासन लागू हुआ था, ये रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में लागू हुआ था 1765 में। और द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल कब से कब तक था, 1899 से 1905 तक। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल कहेगा तो 1848 से 1856 तक था। 27 नंबर है, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1930 में। और 1930 में ही कांग्रेस ने नो टैक्स नो लगान के नारा दिया था।
साइमन कमीशन को अन्य नाम कहेगा तो इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसी के कारण लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध किए थे, और साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ, जिसके कारण उनको बहुत गंभीर मात्रा में चोट आई और कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? तो लाहौर में। लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? लाहौर जो षड्यंत्र हुआ था ये हुआ था 1929-30 में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे ये थे, कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन था इसका अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कराची अधिवेशन में ही पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत कब आया था साइमन कमीशन? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 1930 में। आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे स्वामी सहजानंद। और अखिल भारतीय किसान सभा के गठन लखनऊ में हुआ था, डेट कहेगा तो 1936 में। 29 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? तो इसमें सदिश राशि हो जाएगा वेग। वेग जो है सदिश राशि है। सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होता है। तापमान के मात्रा कहेगा तो केल्विन हो जाएगा। वेग के होता है मीटर पर सेकेंड, दूरी को भी होता है मीटर पर सेकेंड, समय के केवल सेकेंड हो जाएगा। और समय क्या है? ये मूल मात्रक है। 30 नंबर हो जाएगा। तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो तार के प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रम में होता है, यानी कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और ये जब घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और जो प्रतिरोध है ये विद्युत धारा के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी कि विद्युत धारा अधिक होगा कब? तो जब प्रतिरोध कम होगा तब। लंबाई के इकाई मात्रक मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता के इकाई मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का जो इकाई मात्रक होता है ये होता है ओम मीटर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, बल के संदर्भ में असन्य कथन चयन करें। बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। कथन एक देखते हैं, एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। जो एक ही दिशा में बल लगता है ये क्या होता है? जुड़ जाता है, और ये सही है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है, ये गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि विपरीत दिशा में जो बल लगता है वो सदैव शून्य हो, तो इसमें यही गलत है। एक बल दूसरे बल, ये कह रहा है कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, ये भी सही है। जो एक बल है दूसरे से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, सही है, क्योंकि बल जो है सदिश दिशा है, इसी कारण बल क्या है? तो सदिश राशि है, इसी के कारण बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग में कितना होता है? तो बायोगैस में मीथेन के प्रतिशत हो जाएगा 55.8%, ये लगभग में दिया है। बायोगैस में होता है CO2 और इसका प्रतिशत है 39%, ये भी लगभग में ही है। बायोगैस में हो जाएगा CO2, जलवाष्प और हाइड्रोजन सल्फाइड। 33 नंबर हो जाएगा, कायोलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो कायोलिन हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क, और बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का प्रसिद्ध अयस्क है। बोरेक्स हो जाएगा, बोरेक्स जो है ये सोडियम का अयस्क है। नाइट्र जो अयस्क है ये पोटेशियम का है। और क्यूपराइट किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तांबा का। आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर हो जाएगा, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो हो जाएगा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ऑप्शन हो जाएगा डी। ओजोन गैस से हमें कैसा गंध आता है? तो सड़ी हुई मछली की जैसा। ओजोन गैस से सड़ी हुई मछली जैसा गंध आता है, इसका सूत्र हो जाएगा O3। और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S से कैसा गंध आता है? तो सड़े अंडा जैसा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसे चूज करना है। यकृत के द्वारा स्त्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसे
आपको चुनना है। पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, यही गलत है। पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम नहीं होता है। पित्त वसाओं को पायसीकरण में सहायक पदार्थ होता है। पित्त जो है वसाओं को पायसीकरण में सहायक पदार्थ होता है, ये सही है। पित्त आमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थ के पीएच को उदासीन बनाता है। पित्त जो है आमाशय से आने वाला खाद्य पदार्थ के पीएच को क्या करता है, तो उदासीन बनाता है, और ये भी सही है। पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है एवं अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया को प्रेरित करता है, और ये भी क्या है, तो ये भी सही है। इसमें बी सी डी सही है। क्वेश्चन कौन सा इसमें गलत कौन था, तो ऑप्शन ए। पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो पित्त के जो निर्माण होता है ये होता है यकृत में। और पित्त जमा कहाँ पे होता है, तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त के पीएच मान कहेगा तो ये हो जाएगा 7.7। आगे देखेंगे 36 नंबर है, नई कोशिका का निर्माण होता है। तो नई कोशिका का जो निर्माण होता है ये होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से। ऑप्शन हो जाएगा सी। कोशिका की खोज पहली बार किसने किया था, रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में, और ये किए थे मृत कोशिका के खोज। जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे, तो लीमन हॉक किए थे, और लीमन हॉक ने ही जीवाणु के खोज किए थे 1676 में। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन इसमें से कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर बनता है सुक्रोज। और सबसे मीठा शर्करा कहेगा तो सबसे मीठा शर्करा हो जाएगा फ्रक्टोज। 38 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो आप जान जाइए कि पहले शास्त्रीय भाषा की जो संख्या थी ये थी 6। पहले शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी थी, 6। अब नए में 5 शास्त्रीय भाषा जोड़ा गया है। वर्तमान में नए पाँच और शास्त्रीय भाषा जोड़ा गया है, जो कि अब टोटल मिलके कितना हो गया है, 11। नए जो 5 शास्त्रीय भाषा जुड़ा है उसे देख लेते हैं। पहले से 6 था और नए जो 5 शास्त्रीय भाषा जुड़ा है इसमें हो जाएगा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, एक हो जाएगा बांग्ला या बंगाली। ये 5 जो शास्त्रीय भाषा ये नया जोड़ा गया है। पहले के कितना था, तो पहले के 6 था। और इसमें जो क्वेश्चन कर रहा था इसमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो पहले के अनुसार इसमें बांग्ला हो जाएगा, जो कि बांग्ला को भी अब शास्त्रीय भाषा के दर्जा दिया गया है। तो टोटल देख लेते हैं, टोटल में देख लेते हैं, ये हो जाएगा तमिल, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़। ये जो 11 भाषा है अब शास्त्रीय भाषा के रूप में जाने जाएंगे। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन जो हुआ था 1992 में हुआ था, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन हुआ था 1993 में। 20 में कहेगा 20 में मानव अधिकार आयोग के गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 338 के बी में। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के कहेगा उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 338 में। आगे बढ़ेंगे 40 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा जो अभयारण्य है जो कि तमिलनाडु में स्थित नहीं है। मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है, वेदांतंगल जो अभयारण्य है ये भी तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। तो इसमें हो जाएगा पराम्बीकुलम जो अभयारण्य है ये पलक्कड़ जिले केरल में स्थित है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि तमिलनाडु में स्थित नहीं है। आगे बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा किया गया। किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया, तो ये किया गया है 2011 में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 2000 ईस्वी में, और ये की गई थी राजस्थान से। सेबी के गठन तो हुआ था 1988 में। जो सेबी है इसका गठन हुआ था 1988 में, और सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था, 1992 में। नरेगा कहेगा नरेगा की शुरुआत कब की गई थी, तो 2006 में।
42 नंबर हो जाएगा प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंसर्ट एक्शन के लेखक कौन है। कलेक्टिव स्पिरिट कंसर्ट एक्शन के लेखक हो जाएंगे इसमें शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति। और भी देख लेते हैं ग्रेट इंडियन पोएम्स के लेखक कौन हो जाएंगे। ग्रेट इंडियन पोएम्स के लेखक हो जाएंगे अभय के। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शांतनु गुप्ता। आगे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन है महाकाली संधि या पंचेश्वर बांध समझौता किन दो देशों के संबंधित है। महाकाली संधि या पंचेश्वर बांध समझौता किन दो देशों से संबंधित है। तो ये संबंधित है भारत एवं नेपाल से। काली नदी विवाद भी भारत एवं नेपाल के बीच ही है। काली नदी विवाद ये भी भारत एवं नेपाल के बीच है। 3 बीघा कॉरिडोर के संबंध किस देश से है। 3 बीघा कॉरिडोर के संबंध हो जाएगा भारत एवं बांग्लादेश से। मन्नार की खाड़ी कहेगा किसके बीच स्थित है। तो भारत एवं श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी। 44 नंबर देखेंगे भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी। भारत में पहली पशुधन गणना हुई थी 1919-20 में। 1919-20 ईस्वी में। भारत में प्रथम लोकसभा के जो चुनाव हुआ था ये हुआ था 1951-52 में हुआ था। यहाँ से 1951-52 हो जाएगा। भारत में प्रथम लोकसभा के चुनाव 1951-52 में हुआ था। 45 नंबर देखेंगे विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 मार्च के। कब। तो 20 मार्च के। और 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 46 नंबर है विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है। मथानिया मिर्च के संबंध हो जाएगा किस राज्य से। तो ये संबंधित है राजस्थान से। मथानिया मिर्च के संबंध राजस्थान से है। सिलवा खाजा के संबंध कहेगा तो बिहार से हो जाएगा। 47 नंबर है ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया था। तो जनमत संग्रह के द्वारा। आगे देखेंगे 48 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था। तो ये हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में लाया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम कब बना। तो ये बना 1981 में। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम कब बना था। तो 1974 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। तो 1972 में। ये सब याद रखिएगा डेट ये सब पूछता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए नियंत्रण अधिनियम 1974 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम 1981 में लाया गया था। और इसमें एक छूट रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। जो भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। और कंपनी का नाम कहेगा तो यूनियन कार्बाइड कंपनी था। आगे देखेंगे 49 नंबर हो जाएगा पारिस्थितिकी के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि पारिस्थितिकी के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है। तो ये किया जाता है एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समष्टियों के कुल योग के रूप में। एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समष्टियों के कुल योग के रूप में। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1955 में हुए बाडुंग सम्मेलन जो कि इंडोनेशिया में हुआ जिसमें 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। ये किसके बीच हुआ था। तो ये एशिया एवं अफ्रीका से संबंधित है। ये किससे संबंधित है। तो एशिया एवं अफ्रीका से। कौन सा सम्मेलन। बाडुंग सम्मेलन जो कि 1955 में हुआ जिसमें
जिसमें कितने देश भाग लिए, तो 29 देश। यूरोप महाद्वीप को, यूरोप जो महाद्वीप है इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या कहते हैं, तो इसे नई दुनिया के नाम से जानते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों वाला महाद्वीप कहते हैं। अंध या काला महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अफ्रीका को। एशिया महाद्वीप को क्या कहेंगे, तो एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहते हैं। मानव का घर कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। अब से देख लेते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं यूरोप को, नई दुनिया के नाम से उत्तरी अमेरिका को, पक्षियों वाला महाद्वीप दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, एशिया महाद्वीप को मानव के घर, और वही अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो कि महत्वपूर्ण 190 क्वेश्चन है, जो कि स्मरणीय तथ्य के रूप में दिया गया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे ये थे कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कटफिसेस थे। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए कनिष्क, और ये क्रम से तीसरा थे। इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी ये थी पुरुषपुर, और द्वितीय राजधानी कहाँ थी, द्वितीय राजधानी मथुरा हो जाएगा। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। शक संवत की शुरुआत किसने की, कनिष्क 78 ईस्वी में। आगे देखेंगे, इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे, जिसने चरक संहिता की रचना की। चरक किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में, और ये आयुर्वेद के विद्वान थे, जिनकी पुस्तक के नाम हो जाएगा चरक संहिता। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी, बुद्ध चरित की रचना किए थे अश्वघोष, जो कि कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। बौद्धों के रामायण किसे कहते हैं, तो बौद्धों के रामायण बुद्ध चरित को ही कहा जाता है। बौद्धों की रामायण किसे कहते हैं, तो बुद्ध चरित को ही, जिसकी रचना अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ है। गंधार शैली एवं मथुरा शैली की जो सर्वाधिक विकास हुआ ये कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने ही करवाया था। रेशम मार्ग के प्रारंभ किसने करवाया था, तो कनिष्क ने ही। बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडन वन कश्मीर में आयोजित हुआ था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो कुषाण वंश के शासनकाल में। आगे देखेंगे, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वस्तुकला के क्षेत्र में हुआ। जो कुषाण काल में सर्वाधिक विकास हुआ था ये वस्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। शुद्ध सिक्के किसने जारी किया था, तो ये जारी किए थे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण। और एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो गुप्त शासक, और पहली बार सोने के सिक्के चलवाए थे हिंद यूनानी शासक। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो था बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी। कुषाण वंश के अंतिम शासक कहेगा तो वासुदेव थे। कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव थे। कुषाण वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो ये हो जाएगा शुंग वंश। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव है सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।